हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रात में अपने खेत की रखवाली कर रहा होता है, जहां उसका सामना एक शैतान डीमन से हो जाता है। पर वो शैतान डीमन उसे कुछ नहीं करता है और उसे छोड़कर चला जाता है। मेरा नाम हैरी है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव सेंट्रल एल फार्मलैंड काल्पनिक में रहता था। यह कहानी तब की है जब हमारे खेत में बाजरे की फसल उगी थी। बाजरे की फसल के समय हमेशा किसान लोग खेतों में ही रहा करते थे, क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की फसल भी होती थी। और गांव के खेतों में जंगली सुअरों और जंगली हिरणों का बड़ा आतंक था। ये जंगली जानवर फसलों को अक्सर बर्बाद कर दिया करते थे। खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे फादर ही जाया करते थे। एक बार उन्हें गांव के बाहर दूसरे गांव जाना था और उस गांव से केवल अगले दिन ही वापस आ सकते थे। क्योंकि वो गांव हमारे गांव से काफी दूर था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें खेत पर रुकना है और खेत की रखवाली करनी है। मुझे इस चीज से काफी नफरत थी। रात को खेत में रखवाली करना, ऐसा भी नहीं था कि मैं कभी खेत पर नहीं रहता था। मैं खेत में केवल दिन के समय ही जाता था। मुझे रात में थोड़ा डर भी लगता था। खैर, मुझे जाना तो था ही। मैं शाम को ही खेत में चला गया और शायद जो लोग गांव में रहे हों उनको पता हो कि गांव में अक्सर खेतों के बीच में 4 डंडे गाड़ कर उन 4 डंडे पर एक छत का निर्माण कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इसे डोम कहते हैं, जिन पर से आप पूरे खेत पर नजर रख सकते हैं तथा उस पर आराम कर सकते हैं। वैसे तो गांव के और लोग भी खेतों में रात में रखवाली का काम करते हैं, पर हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था। हमारा खेत काफी बड़ा भी था, जिस कारण से खेतों के बीच में होने पर भी खेत से बाहर निकलने में ही 10 मिनट लग जाते थे। मेरे खेत के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे थे। रात के समय जब तेज हवा चलती और चांद की रोशनी होने पर वह पेड़ मानो ऐसे लगते जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस नींद से उठ खड़ा हुआ हो। मेरे खेत का कुआं उन्हीं पेड़ों के पास में था, जिस कारण से मुझे और अधिक डर लग रहा था। इस कारण मैंने रात होने से पहले ही अपने पीने का पानी भर लिया। मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा रख लिया था ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। रात का समय हो गया था। उस दिन आसमान साफ था, चांद की रोशनी भी थी, जिससे आसपास ठीक ठीक देखा जा सकता था। मैंने अपने ऊपर एक चद्दर ओढ़ रखा था। मौसम ठंडा था और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था और मैं आसमान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगी। आसपास के पेड़ साए साए की आवाज करते हुए हिल रहे थे। चांद की रोशनी में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस जिसकी तोंद बाहर निकली हुई हो और जिसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार भाला हो, और वह अनंत प्रयास करने के बावजूद भी मेरी ओर ना बढ़ पा रहा हो। मैं बस यही सब सोचकर अपना समय गुजार रहा था। मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था, पर इतना भी नहीं कि मैं डर के अपने घर ही भाग जाऊं। बाजरे की फसल बड़ी हो चुकी थी। बाजरे की फसल इतनी बड़ी थी कि खेत के अंदर होने पर बाहर का देख पाना संभव ही नहीं था। मैं खड़ा हुआ और खेत के बीचों बीच बने अपने डोम से पूरे खेत को देखने लगा। सब तरफ शांति थी। आसपास कोई नहीं था सिवाय कुछ झींगुरों तथा चूहों के। झींगुरों की आवाज से मैं थोड़ा डर रहा था। वैसे तो मैंने कभी भी झींगुरों पर इतना गौर नहीं किया, पर आज पता नहीं क्यों मैं रह रहकर उनकी आवाजें सुन रहा था। एक अजीब सा डर था उन आवाजों में। थोड़ी देर बाद मैं सोने जा रहा था, पर जैसे ही मैं सोने गया, मुझे थोड़ी दूर बाजरे के खेतों में से किसी के हिलने की आवाज आने लगी। मैंने अपना डंडा उठाया और डोम से नीचे उतर के उस ओर जाने लगा। मुझे पता था कि यह जरूर जंगली सुअर या फिर जंगली हिरण होगा जो पास ही के जंगल में से यहाँ आया है। हमारा खेत जंगल के बिल्कुल बगल में था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहां पर वह जानवर था। अब मैं उस जगह पर था जहां पर से बाजरों के हिलने की आवाज आ रही थी। वहां पर कोई जानवर नहीं था। वहां पर मैंने देखा कि कई सारे बाजरे के पेड़ों को रौंदा गया था और वह रौंदने के निशान खेतों से बाहर की ओर जा रहे थे।
मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ता रहा जिस ओर वह रोंदने के निशान जा रहे थे। धीरे धीरे मैं जंगल की ओर बढ़ रहा था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस जानवर की वजह से हमारे खेत का काफी नुकसान हो चुका था। मैं अपने खेत से बाहर निकल चुका था। अब मैं जंगल की सीमा पर था। मैं जंगल की सीमा पर खड़ा था, जहां से आगे काफी बड़ा और घना जंगल था, और मेरे पीछे मेरा खेत और मेरा गांव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मैं यहां खड़ा हूं। मुझे वापस अपने खेत में लौट जाना चाहिए, पर एक अजीब सी शक्ति मुझे उस जंगल की ओर बुला रही थी। मैं धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ता चला गया। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे। मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप पर काबू पाया। मैंने उन निशानों का पीछा किया और एकदम से मेरी सांस थम गई। मैंने देखा कि सामने मुझसे थोड़ी दूरी पर एक मरा हुआ हिरण पड़ा था, जिसके पास में एक लंबा और पतला सा कोई बैठा था जो उस हिरण को पकड़े था। वह कोई उस हिरण को फाड़ रहा था अपने नाखूनों से। उसने अब उस हिरण को खाना शुरू कर दिया था। 2-3 सेकंड तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? पर यह कोई सपना नहीं था, हकीकत मेरे सामने थी। मैं अब अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मैं हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। मैं उसे पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं यहां हूं। वह अभी भी उस हिरण को खाने में व्यस्त था। पीछे बढ़ते हुए अचानक से मेरा डंडा नीचे गिर गया और एक आवाज हुई, जिसे सुनकर वह कोई उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हिरण का सिर था, जिसे उसने दूर फेंक दिया था, और इधर उधर देखने लगा। तब तक मैं भी एक पेड़ के पीछे छुप गया। मेरी सांस फूल रही थी, पर मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख रखा था। मैं धीरे धीरे वहां से जाने लगा, पर वह मुझे देख चुका था। मैंने भी अब उसे देखा। वह मुझसे बहुत ज्यादा लंबा था और उसकी आंखें लाल थीं, जिनमें देखते हुए मैं उसके वशीभूत होने लगा। पर मैंने खुद पर काबू पाया। वह एक लंबा, 2 बड़े बड़े सिंग वाला शैतान डीमन था। वह मेरी ओर आने लगा। मैं भी अब अपनी पूरी रफ्तार से वहां से भागा, पर मैं जंगल के कई अंदर था। पर उस समय चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा रास्ता दिख रहा था। वह शैतान डीमन गुर्राया। उसकी गुर्राहट ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। वह भी मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं जंगल से बाहर आ गया था, पर वह अभी भी मेरे पीछे ही था। मैं बहुत तेजी से भागा और भागते हुए 2 लोगों से टकरा गया। वो मेरे अंकल ब्रायन और निकोलस थे। वह मेरे फादर के काफी अच्छे दोस्त थे और उनका खेत हमारे खेत के पास में ही था। उन्होंने कहा कि तेरे पापा ने हमसे कहा था कि रात में तुझे और खेत को देख आए, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है और तू कहां से भाग कर आ रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। वह कहीं गायब हो गया था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें वह जगह भी बताई जहां बाजरों के रोंदे जाने के निशान थे। सुबह होने पर मैं उन्हें उस जगह ले गया जहां पिछली रात मैंने उसे शैतान डीमन को देखा था। वहां पर हिरण का मृत शरीर पड़ा था। गांव वालों ने मुझसे कहा कि देखो, शायद वह कोई जंगली जानवर था, भेड़िया होगा, जिसने इस हिरण को मारा है। तुमने रात में उस जानवर को देखा होगा। मैं जानता था कि वह लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जो मैंने देखा था वह एकदम सही था। सभी गांव वाले वहां से जाने लगे। मैं भी उनके पीछे गांव वापस जा रहा था। वह लोग मुझसे थोड़ा आगे निकल गए थे। मुझे तभी एक हल्की सी हवा का झोंका छूकर निकल गया। उस झोंके में मैंने उसी रात वाले डर का अनुभव किया। मैं तेजी से भागकर गांव वालों के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो कहां चला गया, पर वो चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से मार या नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो बस मुझे डरा के उस जंगल से दूर रखना चाहता था। शायद उसे जंगल में लोगों का दखल देना पसंद नहीं था। दूसरी कहानी। आज हम जानने वाले हैं आओकीगाहारा फॉरेस्ट के बारे में, जिसे द मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट और जापान का सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह दुनिया का सेकंड मोस्ट हॉरर प्लेस भी है। आओकीगाहारा फॉरेस्ट जापान के माउंट फ्यूजी के बेस के पास में स्थित है। यह जंगल तब बना था जब माउंट फ्यूजी 1864 में फूटा था और ड्राइड लावा की वजह से इस फॉरेस्ट का बेस बना। यहाँ के पेड़ों का अनयूजुअल स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि यहाँ के सभी पेड़ पौधे साल भर बढ़ते हैं, इसलिए इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। आओकीगाहारा फॉरेस्ट में
हर साल हजारों टूरिस्ट और पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 80% लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये दुनिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है और जापान का नंबर 1 सुसाइड स्पॉट है। इस फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हैं जो सुसाइडल थॉट्स वाले लोगों को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इन साइन बोर्ड पर एक सुसाइड प्रिवेंशन नंबर भी मेंशन किया गया है, पर मोस्ट ऑफ दी ट्रैवलर्स इन साइंस को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन बस केवल इस फॉरेस्ट की सुंदरता को निहारने का ही होता है। पर कुछ ऐसे भी ट्रैवलर्स होते हैं जो नॉर्मल रास्तों से हटकर अनजान रास्तों पर चले जाते हैं और इन अनजान रास्तों से जाते समय वह अपने पीछे एक कलर टेप का ट्रेल छोड़ जाते हैं। इन कलर टेप का ट्रेल वह लोग भी बनाते हैं जो इस फॉरेस्ट में सुसाइड करने आते हैं, पर वह अपने सुसाइड के डिसीजन पर श्योर नहीं होते। एक जापानीज जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है असुजा हैयानो, जो कि इस फॉरेस्ट को पिछले 30 साल से स्टडी करते आ रहे हैं। हैयानो ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आप कलर टेप के ट्रेल को फॉलो करेंगे तो उसके एंड पर आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये उन लोगों का सामान हो सकता है जो यहाँ पर सुसाइड करने आए पर फिर घर लौट गए, या फिर किसी की डेड बॉडी जिन्होंने अपना माइंड फिक्स कर रखा था कि उन्हें सुसाइड करना है। इस फॉरेस्ट में इतनी ज्यादा डेड बॉडीज मिलती है कि अधिकारियों को इस फॉरेस्ट की रेगुलर जांच करनी पड़ती है बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए। कुछ आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर हर हफ्ते कम से कम 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। वैसे एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है क्योंकि यह अब अवेलेबल नहीं है, और तो और कुछ बॉडीज को तो कुछ सालों के बाद खोजा जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर फांसी लगाते हैं या फिर स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज कर लेते हैं। पर आखिर वह कौन लोग हैं जो यहाँ पर सुसाइड करने आते हैं और इसका क्या रीजन हो सकता है? वेल, मोस्ट ऑफ देम आर जापानीज बिजनेसमैन जिनकी एज 40 से 50 के बीच में आंकी गई है, और हर साल यह देखा गया है कि ज्यादातर सुसाइड्स मार्च के महीने में होती हैं। मार्च के महीने को फाइनेंशियल ईयर का एंड माना जाता है और शायद यही वजह हो सकती है कि बिजनेसमैन लॉस फेस कर रहे होते हैं और इसीलिए वह सुसाइड भी करते हैं। पर सुसाइड करने के लिए आओकीगाहारा फॉरेस्ट को ही क्यों चुना जाता है? वेल, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। 1960 में एक जापानीज ऑथर ने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था द ब्लैक सी ऑफ ट्रीज। इस नॉवल की स्टोरी के एंड में 2 प्यार करने वाले आओकीगाहारा फॉरेस्ट में सुसाइड कर लेते हैं, और यह नोवेल इतनी प्रभावित हुई कि कई लोगों ने उस नोबेल के कपल्स की तरह आओकीगाहारा फॉरेस्ट में सुसाइड करने की कोशिश की है। इसके साथ ही एक और कंट्रोवर्शियल बुक पब्लिश की गई 1993 में जिसका नाम रखा गया द कंप्लीट सुसाइड मैनुअल, और यह नॉवल वास्तविकता में आओकीगाहारा फॉरेस्ट को सुसाइड करने के लिए परफेक्ट जगह बताती है। कुछ लोग हैं जो इस थ्योरी को नकारते हैं, पर इन बुक्स की कॉपीज कुछ डेड बॉडीज के पास पाई गई है, जिससे साबित होता है कि इन बुक्स ने उन लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डाला है। यद्यपि आओकीगाहारा फॉरेस्ट में पिछले कुछ दशक से सुसाइड बहुत बढ़ गई है, पर यहाँ पर डेथ की बात की जाए तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जापानीज फैमिली भुखमरी के दौरान अपने बूढ़े बुजुर्गों को इस जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे, और बुजुर्गों की कुछ दिनों के बाद भूख के कारण मृत्यु हो जाती थी। इतनी सारी डेथ्स के बारे में सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहना गलत है? और तो और यहाँ पर वाइट स्पिरिट्स को भी स्पॉट किया गया है। जापानीज लोगों में एक स्टोरी बहुत मशहूर है कि यहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। यूरी एक ऐसी स्पिरिट होती है जिसकी मौत अननेचुरल या वायलेंट तरीके से की हुई हो। ये स्पिरिट्स इस फॉरेस्ट को हॉन्ट करती है। कहा जाता है कि जो यहाँ पर आत्महत्या करने आता है उन्हें ये आत्माएं सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करती है। आओकीगाहारा फॉरेस्ट के अंदर जाते ही मोबाइल और कंपास और जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ की वोल्कानिक मिट्टी में मैग्नेटिक आयरन पाया जाता है। आओकीगाहारा फॉरेस्ट के लोकल लोगों को तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ होने से। उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्हें रात में यहाँ पर चीखें सुनाई देती हैं। इतनी सुंदर और शांत जगह इतना खौफनाक रूप ले सकती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर भी इन सुसाइड्स को रोकने का एक तरीका हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने एस्टिमेट किया है कि जैसे इस फॉरेस्ट का नेचुरल जन्म हुआ है, वैसे ही इसका जल्द ही नेचुरल एंड भी हो जाएगा, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत है कि माउंट फ्यूजी आने वाले सालों में फिर से इरप्ट हो जाए और उसकी वजह से यहाँ पर
पेड़ पौधे वनस्पति बच नहीं पाएंगे, पर जितने लोगों की लाइफ ओकीगहारा फॉरेस्ट ने ली है उनकी मेमोरीज हमेशा रह जाएंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।